हेलो एवरीवन, वेलकम टू द उद्गम क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं साइंस टीचिंग मेथड। ये साइंस टीचिंग मेथड का एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिलेगा। और आज ये साइंस टीचिंग का दूसरा और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये दो वीडियोस में आपकी साइंस टीचिंग की जो भी मेथड्स आते हैं एग्जाम में वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा और इसमें जितने भी टीचिंग मेथड है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे साइंस टीचिंग मेथड्स इम्पॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ मैं ट्रिक भी शेयर करूंगी जिस तरीके से मुझे हमेशा याद रहता है, मैं वो ट्रिक भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहले हमने आगमन और निगमन विधि की थी, अब उसी के बाद ये एक प्रयोगशाला विधि है। तो इसमें जो चिल्ड्रंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटरेस्ट लेके उनको पढ़ाना होता है, तो टीचर को उतना कैपेबल होना चाहिए। इसके लिए एक प्रयोगशाला विधि है, मतलब जो लैब में हम लोग करते हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजिकल मेथड है एक तरीके का, और अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये प्योरली साइंटिफिक बेस्ड है। इसमें हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस विधि में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहले टीचर बताएगा स्टूडेंट्स को कि क्या मटेरियल चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, टारगेट क्या, हमारा एम क्या है, कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सब कुछ टीचर ही करेगा। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में। और जो स्टूडेंट होता है वो भी बहुत एक्टिव होता है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मेथड है। अध्यापक निरीक्षण की भूमिका में रहता है। अध्यापक जो है, जो टीचर है, वो बस ऑब्जर्वेशन में रहता है, गाइडेंस भी देता रहता है साथ साथ। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया तो जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाती है। ये क्रिया पर आधारित है, ये करने पे, इसको बाय डूइंग भी कह सकते हैं, बाय डूइंग मेथड भी कह सकते हैं कि ये करने से, कर कर सीखने से होती है। ठीक है, छात्र स्वयं करके सीखता है। जो स्टूडेंट है वो खुद सीखता है, करता है तो फिर सीखेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो जब वो करता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट, जो उसमें छोटे छोटे टूल्स होते हैं, वो भी उसको समझ आते हैं, उनकी यूज क्या है, डिस यूज क्या है, वो सब समझ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, यानी साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन है, जो नॉलेज है, साइंटिफिक एक नजरिया उसका तैयार हो जाता है। छात्रों में श्रम की महत्वता का विकास होता है, तो वर्क करने की जो डिजायर है वो बढ़ती है ना। और छात्रों में निरीक्षण, तर्क शक्ति, ज्ञान कौशल, आत्मविश्वास, ये सब कुछ बढ़ता है। ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, नॉलेज, स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ बढ़ता है। जैसे गुणों का विकास होता है, छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के सपोर्ट से हम एक्सपेरिमेंट को निकालते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा अच्छे गुणों का विकास में सहायक है, अच्छी स्किल्स इससे डेवलप होती है। इसका डीमेरिट्स क्या है? इसमें लापरवाही से हम लोग की दुर्घटना हो सकती है। जैसे केमिस्ट्री लैब में हम देखते हैं केमिकल्स यूज करने से कई बार डैमेज हो जाते हैं, बहुत खर्चा भी आता है इसमें। छोटी जो क्लासेस है उसके लिए अच्छा नहीं है। जो शिक्षक है वो निष्क्रिय रहता है, वो सिर्फ गाइड कर सकता है, बार बार वो करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, एक तरीके से एक्टिव यहाँ पर स्टूडेंट ही रहेगा, वो करेगा। जो जो टीचर है वो गाइड करता रहता है, निष्क्रिय रहता है। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ सकता है। इस विधि में विद्यार्थी अत्यधिक आशा रहती है। विद्यार्थी, हम ये टीचर ये चाहता है कि जो जो स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा सीखे और करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, और इसको अनुसंधान मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ह्यूरिस्टिक को जो दिया है वो आर्मस्ट्रांग ने दिया है। आप देख रहे हैं ह्यूरिस्टिक में र की साउंड आ रही है और आर्मस्ट्रांग में भी ये रा की साउंड आती है। मैं बस छोटे से हिंट से ही याद रखती हूँ, ज्यादा हम लोगों के पास क्लू होता नहीं है इसमें, तो हम बस छोटी छोटी ट्रिक्स लेके ही इसको याद करेंगे। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड, और इसको मैंने कैसे बताया आपको, ये आर्मस्ट्रांग है, आर की साउंड आ रही है, और ह्यूरिस्टिक, तो बस इससे ही लिंक कर लेंगे और हमेशा याद रखेंगे। इस विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है, और मतलब ये दिया है आर्मस्ट्रांग ने। इसके अध्यापक और पथ प्रदर्शक होता है, जो टीचर है वो बताता है
और जो स्टूडेंट है वो अगेन एक्टिव रहते हैं। तो वहां भी हमने देखा और यहाँ भी एक्टिव है। इस विधि में छात्रों में मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एक तरीका, एक परसेप्शन डिस्कस डेवलप होता है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको, जिस अर्थ का मतलब है मैं स्वयं खोजता हूँ, मैं खुद ही सर्च करूंगा, ठीक है। इस विधि में बालक को कम से कम बताकर अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि में छात्र अनुसंधानकर्ता की भूमिका में रहता है। इस विधि के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और छात्र क्रियाशील रहते हैं और करके सीखते हैं, लाइक लर्निंग बाय डूइंग सीखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके क्या चरण है? पहले तो प्रॉब्लम देखेंगे, अध्यापक द्वारा समस्या के कैसे सॉर्ट आउट करना उसका डायरेक्शन मिलेगा। छात्र द्वारा अन्वेषक के रूप में समस्या का विचार, छात्र जो है अपना आइडिया लगाएंगे कैसे होगा। संबंधित पाठ्यक्रम, अब उसके बारे में क्या पढ़ना है वो देखेंगे, समझेंगे। समस्या का निरीक्षण और तर्क का प्रयोग, हम समस्या को पूरी तरीके से जान लेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिकल देखेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर निर्णय लेंगे कि हाँ ये वाला ठीक रहेगा, उसके बाद इसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये इसके कुछ चरण हैं जो हमें याद रखने हैं। अनुसंधान विधि के गुण क्या होते हैं? ठीक है, अनुसंधान विधि के गुण क्या होते हैं? छात्र जो है स्वयं सीखते हैं, खुद करते हैं तो खुद सीखेंगे, इसमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब डेवलप होता है, अच्छे गुणों का विकास होता है, उसमें डिसिप्लिन उनमें आता है, साइंटिफिक उनका परसेप्शन बढ़ जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। बालक निरीक्षण में जिज्ञासा की भावना विकसित होती है बालक में, यानी कि स्टूडेंट में ऑब्जर्वेशन की जो डिजायर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। विद्यार्थियों में उनकी योग्यता व रुचि के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जो उनको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनकी जो कैपेबिलिटी है, तो उस हिसाब से उनका मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल परसेप्शन तैयार हो जाता है। छात्र स्वयं खोजने के कारण इसमें क्रिया, क्योंकि वो खुद करते हैं तो खुद ही एक्टिव रहते हैं। यह विधि स्वाध्याय पर, मतलब खुद, जैसे हम लोग खुद पढ़ते हैं तो खुद सीखते भी हैं, उसी तरीके से इस विधि पे स्वाध्याय पे बल देती है, खुद करो खुद सीखो। छात्रों का तार्किक दृष्टिकोण विकसित होता है, लॉजिकल वो सीखने लगते हैं, ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, नॉलेज एकदम क्लियर हो जाती है और परमानेंट, यहाँ भी परमानेंट हो जाती है। प्रयोगशाला विधि के दोष क्या है? इसके कुछ दोष भी होंगे, ठीक है। एक तो ये बहुत ज्यादा खर्चीली है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए होती नहीं है ये, और उसके बाद इसमें टीचर्स की, एक्सपर्ट टीचर्स चाहिए होते हैं। छात्रों की संख्या अधिक होने पर इस प्रकार का जो मेथड है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो हम ये कर नहीं पाते हैं, और जिसमें समय की भी कमी होती है, सीमित संसाधन होते हैं, मंदबुद्धि बच्चों के लिए है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट और प्रायोजना विधि। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि किल पैट्रिक, प्रोजेक्ट और किल पैट्रिक, यहाँ भी टार है यहाँ भी टार है, प्रोजेक्ट और किल पैट्रिक। दूसरा मैं कैसे याद करती हूँ, जैसे प्रोजेक्ट जब भी करना होता है ना तो हमें कैसे दिमाग खराब रहता है, एकदम से किल्लत जैसी महसूस होती है, कहते हैं ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे याद रखेंगे जब भी प्रोजेक्ट शुरू होता है सर में हेडेक हो जाती है, किल्लत हो जाती है, तो उससे याद करेंगे प्रोजेक्ट का किल पैट्रिक। इस विधि से किसने खोज की? किल पैट्रिक। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान हेतु प्रोजेक्ट को लेकर योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं, और विभिन्न क्षमता वाले छात्रों को योग्यता के अनुसार योगदान देने दिया जाता है, और अध्यापक एक प्रमुख भूमिका में रहता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, जो किल पैट्रिक है वो इसके संस्थापक हैं, और इस विधि द्वारा विद्यार्थी समस्या, कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेके एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उस पर काम करते हैं, पूरी अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस सब लगाते हैं, टीचर भी गाइडेंस की उसमें रहता है, मार्गदर्शन। नेक्स्ट देखते हैं कैसे करेंगे। परिस्थितियां पहले उत्पन्न होती है, कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उसका हम योजना का चयन, कौन सी टेक्निक लगाएं इसमें, ठीक है, योजना लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट का नियोजन, कैसे करेंगे, टेक्निक तो लगा ली, अब उसका सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करेंगे। फिर
प्रोजेक्ट को फिर हम जो हमने योजना बनाई है उसको हम करेंगे, ठीक है, कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है अपना मूल्यांकन, असेसमेंट करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट पद्धति में सीखने के 3 नियम जो थॉर्नडाइक ने बताए। पहला, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता, बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से कार्य देना चाहिए। तत्परता में प्रोजेक्ट विधि में 3 नियम है, याद रखिए, थॉर्नडाइक ने भी इनको बताया है। जो उनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से उनको काम देना चाहिए ताकि वो उसे जल्दी कर पाए, ठीक है। अब जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं है वो काम नहीं देना चाहिए। प्रभाव का नियम, किए जा रहे कार्य का सकारात्मक परिणाम बच्चों को उस कार्य को प्रभाव डालता है। अगर तो जो काम वो कर रहे हैं वो अच्छा है तब तो उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है बार बार करके भी तो उनकी रुचि जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभ्यास, बार बार करने का, किसी कार्य को बार बार करने से विद्यार्थी उसमें अभ्यस्त हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है बार बार करने से वो अभ्यस्त हो जाता है, उसको मेहनत करने की आदत लग जाती है, उसको चीजों को सॉल्व करने की आदत लग जाती है, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसके गुण क्या है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, रुचि मनोवृत्तियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करती है। करके सीखने, बाय लर्निंग बाय डूइंग से मेथड पे है ये। छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है, सोशल हो जाते हैं बच्चे, आत्मविश्वास आ जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब हो जाता है उनमें। और गुणों का विकास भी हो जाता है। छात्र इस विधि द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक सोचने और विचारने की निरीक्षण करने लगते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपने डिसीजन लेने लगते हैं खुद ही। पर प्रॉब्लम क्या है, इस विधि का दोष क्या है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, हमारा जो पाठ्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है वो पूरा नहीं हो पाता है, और इसमें धन यानी कि मनी और टाइम दोनों बहुत चाहिए। पर्यटन विधि, इस विधि की जन्मदाता पेस्टोलॉजी है। पी से पेस्टोलॉजी, पी से पर्यटन। इस विधि के द्वारा छात्र प्रत्यक्ष देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि पहले वो देखेंगे और फिर समझेंगे। ज्ञान एकदम परमानेंट हो जाता है, नॉलेज एकदम परमानेंट हो जाती है। जब आप कुछ देखते हैं तो आप सीखते हैं, ठीक है। छात्रों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन का विकास होता है। विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियाँ, मेंटली उनका जो है देखने से ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती है, मेंटल उनका लेवल बढ़ता है। पर्यटन स्थलों पर ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग जैसे घूमने जाते हैं कई बार तो चीज़ों को सीखते हैं, ऐसे बच्चे भी अगर उनको एक्वेरियम या फिर कहीं पर ऑडिटोरियम या कहीं वैसी चीज़ जगह ले जाए जो गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन वगैरह, तो वो सीखते हैं। इसमें खर्चा बहुत होता है, समय बहुत लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन। इस विधि के अंतर्गत छात्रों के लिए पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे भाग में, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में उनको दिया जाता है कोई भी चीज करने के लिए। प्रत्येक पद को पढ़ने के साथ छात्रों को अनुक्रिया से पुनर्वलन दिया जाता है, फिर उनको पुनर्वलन दिया जाता है। छात्र स्वयं करके सीखता है और छात्रों को नवीन ज्ञान और पुनर्वलन प्राप्त। पुनर्वलन का मतलब है कि जो टीचर है वो मोटिवेट करेगा, हाँ गुड एंड इम्प्रूव, ऐसे करके उसको पुनर्वलन दिया जाता है, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन मतलब क्रमबद्ध छोटे छोटे खंडों में इसे दिया जाता है। ये जो है छोटे, जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है, जिनको समझने में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें कोई भी जो सब्जेक्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये लास्ट है बस आपका, और इसमें हमें देखना है क्रियाशीलता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रियाशीलता मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। विद्यार्थी को क्रियाशील रखने की, स्वयं करने के लिए अवसर दिए जाते हैं, खुद करके वो सीखते हैं। विक्रमित अनुदेशन में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों का समावेश किया जाता है, यानी कि रिक्त स्थान जैसे राम डैश स्कूल, इस तरीके से ब्लैंक स्पेस दे के उनको क्वेश्चंस को दिया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्वलन, उनको सही और गलत के उत्तर प्रदान किए जाते हैं और उनको पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को प्रत्येक पद के बाद, हर क्वेश्चन के बाद उनको सही और गलत के उत्तर प्रदान किए जाते हैं, ट्रू और फॉल्स के, ठीक है। नेक्स्ट है तार्किक क्रम का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन में स्वाध्याय पर अधिक बल दिया जाता है, खुद सीख के करने पे बल दिया जाता है। इसमें व्यवस्थित तार्किक क्रम से
ज्ञान से अज्ञात यानी कि नोन टू अननोन सूत्र पर आधारित है ये। फिर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या है। ये सिद्धांत जो है छोटे छोटे फ्रेम में प्रस्तुत करने के कारण बालक को आसानी होती है समझने के लिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण यह सरल है। तो हर एक का बच्चे का लर्निंग का स्टेटस अलग अलग होता है, कोई धीरे सीखता है, कोई फास्ट सीखता है, तो उसके लिए बेस्ट है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के कारण विद्यार्थी क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है और कम गलतियां करता है, क्योंकि खंडों में बटा हुआ है, पार्ट्स में है, तो वो जल्दी सीखता है। इस रेखीय अनुदेशन का प्रयोग पत्राचार पाठ्यक्रम में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, पत्राचार मतलब जो कॉरस्पॉन्ड लर्निंग होती है उसमें मटेरियल कैसे धीरे धीरे आता है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं, इस वजह से वो एक तरीके का रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन मेथड ही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ये लास्ट वीडियो था आपका टीचिंग मेथड का। इसके बाद हम मैथ्स के टीचिंग मेथड और कुछ समझेंगे। आई होप छोटी छोटी ट्रिक्स आपको काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।